सबसे पहले पढ़ते हैं अधिगम आसक्ता होती क्या है, मतलब कैसे किस प्रकार के जो बच्चे होते हैं उनमें किस प्रकार की जो अधिगम आसक्ताएं होती हैं, मतलब बच्चे को सीखने में क्या क्या प्रॉब्लम आती हैं और क्या क्या उन्हें सीखने से रिलेटेड बीमारियां भी जो होती हैं, कुछ अनुवांशिक होती हैं, कुछ बाद में अर्जित भी हो जाती हैं उन्हें। जैसे कि आपके बच्चे के मस्तिष्क में अगर चोट लग गई तो उसे पढ़ने में दिक्कत होती है, तो ये क्या एक्वायर्ड अधिगम आसक्ता में आती है। तो हम पढ़ते हैं जैसे कुछ छात्रों को पढ़ने में, लिखने में, मौखिक अभिव्यक्ति, शब्दों की वर्तनी करने में, गणित में, तर्क शक्ति को समझने में आदि में आसक्त अथवा कमजोर होते हैं। इस प्रकार की जो आसक्ता को अधिगम आसक्ता कहा जाता है। कुछ प्रमुख अधिगम आसक्ताओं के बारे में हम आगे जानेंगे, उससे पहले हम जान लेते हैं कि अधिगम आसक्ता वाले छात्रों की पहचान कैसे करनी है, कैसे हमें जानना है कि बच्चे हैं किस प्रकार की जो उनमें अधिगम आसक्ताएं हैं। क्योंकि आपने देखा होगा बहुत से बच्चों को बहुत सी प्रॉब्लम होती है पढ़ने में। अगर आपने मूवी देखी है तारे जमीन पर, तो आप बेहतर तरीके से सीख पाएंगे कि जो बच्चा होता है उस मूवी में उसे क्या अधिगम आसक्ताएं होती है। वो बच्चा ढंग से उसे क्या है अक्षरों से यानी पढ़ने में उसे क्या घबराहट होती है, वो पढ़ नहीं पाता है। उसके बाद फिर जब जो और टीचर होते हैं वो नहीं समझ पाते हैं कि बच्चा अच्छी परफॉर्मेंस क्यों नहीं कर पा रहा है, परंतु उसी के बाद सब उसमें एक आमिर खान जो हीरो है उनकी एंट्री होती है और वो देखते हैं कि बच्चा लिखता तो सही है, उसके जो मस्तिष्क में वो सब कुछ क्लियर है, बट वो लिख नहीं पा रहा है कि उसमें जो लिखने की जो अधिगम आसक्ता है वो लिखने की अधिगम आसक्ता है। क्योंकि बच्चों को और वो पढ़ने में भी कुछ चीजें होती है उन्हें क्लियर नहीं पढ़ पाता, तो फिर उसके पास बाद आमिर खान उसमें उस बच्चे को उसकी जो अधिगम आसक्ता है उसी के प्रकार से आपका टीच करते हैं और बच्चा बाद में बेहतर तरीके से सीखने का प्रारंभ कर देता है। तो आइए उसमें हम जानते हैं कि कैसे कैसे अधिगम आसक्ताएं होती हैं और पहचान कैसे करनी है हमें। मोस्टली आपके 8 प्रकार की जो अधिगम आसक्ताएं होती हैं। जैसे जिसमें पहले मैं बात करूं, जो छात्र है उचित प्रकार से पढ़ नहीं पाता है, यदि भी उसके मौखिक उत्तर जो होते हैं वो बुद्धिमत्तापूर्ण होते हैं, मतलब जो बच्चा है वो उत्तरों को पढ़ नहीं पा रहा है, किसी प्रकार का या किसी भी किताब को पढ़ नहीं पा रहा है। अगर उसे पढ़ने के और उसके साथ साथ अगर आप उससे आंसर पूछेंगे तो वो बेस्ट तरीके से आंसर देगा, उसे सब कुछ पता होता है, परंतु वो पढ़ नहीं पाता है। उसी के बाद दूसरे प्रकार की इसी प्रकार अपोजिट भी होता है, कुछ छात्र होते हैं जो उचित प्रकार से पढ़ तो पाते हैं परंतु वो मौखिक रूप से नहीं बोल पाते। कि जैसे क्या कुछ बच्चा पढ़ ले तो लेंगे मगर उन्हें अगर आप इंटरव्यू अगर आप क्वेश्चन पूछेंगे वो जवाब नहीं दे पाते हैं। परंतु ऐसा नहीं है कि उन्हें जवाब नहीं आता, उन्हें जवाब आता है, बेहतर तरीके से आता है, परंतु वो बोलने की जो अभिव्यक्ति होती है उसमें कठिनाई अनुभव करते हैं। इसी प्रकार से तीसरे की हम बात करें, जो कुछ छात्र होते हैं उन्हें वर्तनी यानी स्पेलिंग लिखने में त्रुटियां करते हैं कि उनके दिमाग में तो बिल्कुल सही होता है बट वो अक्षरों को लिख नहीं पाते हैं, उन्हें लिखने में त्रुटियां होती हैं। जैसे कि आपने देखे होंगे कुछ छात्रों क्या है 21 12 को 21 लिखते हैं। ऐसा नहीं है कि उनके दिमाग में 21 है, उनके दिमाग में 12 ही है, परंतु वो समझते हैं कि जो 12 को इस प्रकार लिखा जाता है उसी प्रकार उनके दिमाग में तो 89 होता है यानी 89 होता है, परंतु वो 98 लिख देते हैं। तो इस प्रकार की भी कुछ बच्चों में अधिगम आवश्यकताएं होती हैं। उसी के साथ साथ उन कुछ बच्चों का मन जो है व्याकुल रहता है, कुछ समय सारणी को फॉलो नहीं कर पाते हैं। और कुछ लोगों को क्या उनका जो सदैव क्या उदास रहते हैं, कुछ कार्यों में जो गृह कार्य हैं वो देरी से करते हैं। कुछ छात्रों को देखा होगा बार बार उनकी जो आदत होती है कि कक्षा में देरी से ही आएंगे, ऐसा नहीं है कि वो टाइम पे आ जाते हैं। कुछ को आपने बहुत से मोस्टली जो शिक्षक होते हैं उनके उनके पास में यह बहुत ज्यादा समस्याएं होती हैं कि कुछ छात्र हैं हमेशा कक्षा में देरी से आते हैं। और कुछ में क्या है, कुछ जो उसी प्रकार के होते हैं, कुछ चतुर प्रतीत होने और कोई भी शारीरिक दोष ना होने के बावजूद भी जो है कमजोर, पढ़ाई में कमजोर हो जाते हैं और उनका जो परफॉर्मेंस है वो अच्छा नहीं कर पाते हैं कभी कभी। और कुछ छात्र होते हैं कभी कभी इतने उत्तेजित हो जाते हैं कि वो कार्य को पूर्ण करने में असमर्थ हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि बच्चा क्या है घर से पढ़ के गया, सब कुछ सही है, परंतु क्या एग्जामिनेशन हॉल में गया और वो उसने जब पूरा का पूरा देखा अपना, अगर आप वो क्वेश्चन पेपर देखा उसने देखा बिल्कुल सही है, आसान आया, सब कुछ लिख देगा, परंतु क्या है जब लास्ट में जब उसे देखता है कि वो पूरा नहीं कर पा रहा है तो अधिक उत्तेजित तो हो जाता है क्योंकि उसे बहुत कुछ आता है और वो लिखना भी चाहता है परंतु वो लिख नहीं पाता। तो इस प्रकार की भी अधिगम आवश्यकताएं होती हैं। और कुछ जो छात्र होते हैं वो पढ़ते समय क्या है पंक्तियों को भी छोड़ देते हैं। आपने देखा होगा क्या पहली लाइन पढ़ेगा, दूसरी पढ़ेगा, तीसरी छोड़ देगा, चौथी में आएगा। तो इस प्रकार की भी अधिगम आवश्यकताएं होती हैं। अब देखिए अब क्या करना चाहिए, अधिगम आवश्यकता वाले बच्चों की हमने पहचान कर ली, उनकी जो किस प्रकार की जो शिक्षा होनी चाहिए वो किस प्रकार होनी चाहिए। इस बालकों में परिवार के जो वातावरण को वो सुधार कर करना चाहिए, अध्यापक को फीडबैक देना चाहिए, उनके माता पिता की जो बच्चे में को
अधिगम आवश्यकता है उसे किस प्रकार घर का वातावरण को सुधारना चाहिए, उसी के साथ साथ जो विद्यालय का वातावरण है वो शिक्षक को भी उसके प्रति अच्छा व्यवहार करना चाहिए। और कुछ जो वैज्ञानिक उपचार विधियां हैं उनका भी प्रयोग किया जा सकता है, जैसे कि आपने तारे ज़मीन पर मूवी देखी ही है। अब पढ़ते हैं थोड़ा विस्तार से किस प्रकार की अधिगम आवश्यकता को क्या कहा जाता है। एक एक जो 8 है प्रकार की अधिगम आवश्यकताएं हैं उन्हें हम डीपली जानेंगे। सबसे पहला है अफेजिया। अफेजिया में क्या था, भाषा एवं संप्रेषण अधिगम आवश्यकता को अफेजिया कहा जाता है। इसमें क्या है, बच्चा भाषा यानी जो भाषा को बोल नहीं पाता, एक दूसरे से बातचीत करने में कठिनाई महसूस करता है, तो इस प्रकार की जो अधिगम आवश्यकता होती है उसे अफेजिया कहा जाता है। इससे पीड़ित जो छात्र होते हैं मुख्य रूप से सीखने और अपने विचारों को अभिव्यक्ति प्रदान करने में कठिनाई का अनुभव करते हैं। सामान्यतः मस्तिष्क में किसी प्रकार की क्षति से ये विकार उत्पन्न हो जाता है। मस्तिष्क में क्षति के कारण बातचीत में आंशिक या पूर्णता जो अधिगम आवश्यकता होती है उसे डिफेजिया कहा जाता है। कि मतलब अगर उसके मानसिक मस्तिष्क में किसी क्षति के कारण हुई है तो उसे डिफेजिया कहा जाता है। अगर नॉर्मल है तो उसे अफेजिया कहेंगे। अगर वो मस्तिष्क में किसी कारण से हुई है, मतलब क्षति के कारण बाद में हुई है, तो उसे डिफेजिया कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा डिलेक्सिया। डिलेक्सिया एक व्यापक शब्द है, यानी अगर किसी में भी पाठन विकार संबंधी कोई सा भी विकार है उसे डिलेक्सिया कहा जाएगा। ऐसा नहीं है कि उसमें किस प्रकार का विकार है, इसमें नहीं, इसमें अगर किसी भी विकार है कोई सा भी पाठन में, उसे रीडिंग डिसऑर्डर है तो उसे डिलेक्सिया कहा जाता है। इस अधिगम आवश्यकता में बालक में पढ़ने में कठिनाई होती है। डिलेक्सिया से पीड़ित जो बच्चे होते हैं वो सा और वाज में अंतर क्लियर नहीं कर पाते हैं। उसी के बाद अगर न्यूक्लियर लिखा है और अनक्लियर लिखा है, केवल एक ही शब्द का आपका डिफरेंस होता है, बट वो क्लियर नहीं कर पाते हैं। तो इस प्रकार के जो बच्चे होते हैं वो डिलेक्सिया से पीड़ित होते हैं। नेक्स्ट आपका है अलेक्सिया। अलेक्सिया में क्या होता है, मस्तिष्क में किसी प्रकार की क्षति से पढ़ने में असर जो अक्षमता होती है उसे अलेक्सिया कहा जाता है। इस शब्द में अंधता, पाठ्य अंधता या विजुअल अफेजिया भी कहा जाता है। यह अर्जित एक्वायर्ड डिलेक्सिया है। मतलब इसमें क्या है, अगर क्षति हो गई है, जैसे मैंने आपको बताया ही है कि अगर इसमें किसी दिमाग में अगर कोई क्षति होती है, एक्वायर्ड होती है, अगर एक्वायर्ड की बात करेगा अगर, तो इसे डिलेक्सिया कहा जाता है। एक्वायर्ड डिलेक्सिया कहेंगे तो अलेक्सिया ही कहा जाता है। अलेक्सिया के कारण अफेजिया एवं डिस्ग्राफिया जैसी अधिगम आवश्यकता होना भी संभव है। कि मतलब अगर अलेक्सिया हो गया है, मतलब उसके दिमाग में चोटें लग गई है, तो वो कुछ अगर बोलने में भी दिक्कत हो सकती है, उसके साथ साथ थोड़ा लिखने में भी दिक्कत हो सकती है। किंतु ये आवश्यक भी नहीं है, कि जरूरी नहीं है कि अगर आपको उसे एक्वायर्ड डिलेक्सिया है तो उसे अफेजिया और डिस्ग्राफिया भी होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट पे। अप्रेक्सिया एक ऐसा शारीरिक विकार है जिसके कारण व्यक्ति की जो मांसपेशियों के संचालन में सूक्ष्म गति, जैसे कि आपका लिखने में, टहलने में, चलने में, टहलने में, बोलने में निपुण नहीं हो पाता। तो इस प्रकार की जो आपकी अधिगम आवश्यकता होती है उसे अप्रेक्सिया कहा जाता है, जिसमें बच्चे को चलने में, टहलने में दिक्कत होती है। ये जो प्रकार की होती है, जो मस्तिष्क का सेरेब्रम होता है ना, उसके अगले भाग या ऊपरी भाग में क्षति के कारण होता है। अप्रेक्सिया एक ही प्रकार का डिप्रेक्सिया का ही शिकार है, जिसमें व्यक्ति के मस्तिष्क में क्षति के कारण हुई है। तो ये उसी का प्रकार है जैसे मैंने अभी पीछे पढ़ाया डिप्रेक्सिया, जिसमें निपुण नहीं हो पाता है, मैंने आपको बता दिया। और बीच जो हाथ और आंख के बीच समय में स्थापित नहीं हो पाता है इस। तो आइए चलते हैं अब नेक्स्ट के पास। नेक्स्ट है हमारा डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया लिखने संबंधी अशक्तता को डिस्ग्राफिया कहा जाता है। अगर किसी बच्चे को लिखने में दिक्कत है, उसका आपने देखा होगा बहुत से जो बच्चे होते हैं वो लिख नहीं पाते हैं। वो पढ़ने में तो टैलेंटेड होते हैं, पूरे आपके सृजनात्मक बच्चे होते हैं, परंतु उनकी जो राइटिंग होती है वो काफ़ी खराब होती है। तो इस प्रकार के जो बच्चे होते हैं वो डिस्ग्राफिया अधिगम अशक्तता से पीड़ित होते हैं। इसमें ठीक प्रकार से लिख नहीं पाता और उसकी लिखावट भी ठीक नहीं होता है। सामान्यतः इसका जो कारण होता है हाथ, हथेली, अंगुलियों के बीच जो संबंधित समस्या होती है। इसके अतिरिक्त मस्तिष्क संबंधी कुछ समस्याओं के कारण भी यह हो सकती है। तो डिस्ग्राफिया आपने देखा होगा बहुत बच्चों को होती है, बच्चे ढंग से लिख नहीं पाते हैं या उनकी राइटिंग खराब होती है। नेक्स्ट है आपका डिसकैलकुलेशिया, मतलब ऐसी अधिगम अशक्तता जिसमें जो बच्चे होते हैं गणित या अंगणित को पढ़ने में, समझने में कठिनाई अनुभव करते हैं। इसे न्यूमेलेक्सिया भी कहा जाता है। न्यूमेलेक्सिया मतलब न्यूमेरिकल से प्रॉब्लम होगी तो उसे न्यूमलेक्सिया भी कहेंगे, उसे डिसकैलकुलेशिया भी कहेंगे। इस प्रकार के इसमें कई प्रकार की होती हैं, जैसे आपके ग्राफिकल डिसकैलकुलिया हो गया, लैक्टिकल डिसकैलकुलिया हो गया, उसी के साथ आपकी वर्बल
डिक्लेक्सिया हो गया। तो इस प्रकार की जो आपकी जो मैथ से रिलेटेड कोई भी जो अधिगम आवश्यकताएं होती है उसे डिसकैलकुलिया कहा जाता है। नेक्स्ट है डिस्थीमिया। डिस्थीमिया क्या है, बच्चा क्या है गंभीर तनाव में हो जाता है, यानी उसे डिप्रेशन हो जाता है। उसके जो इसका जो डिप्रेशन का जो उसके जो अधिगम पे है वो प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। आपने देखा होगा बहुत से बच्चे क्या है किसी एग्जाम को लेकर, किसी को आपकी गंभीर टेंशन को लेकर उसे में क्या है तनाव हो जाता है, डिप्रेशन हो जाता है। कि बच्चा कभी कभी देखता है कि काफ़ी सिलेबस है, मैंने अभी नहीं पढ़ा है, तो उसे भी गंभीर तनाव हो जाता है। कुछ बच्चे लोग सोचते हैं कि मुझे ज़्यादा मार्क लाने, तो उस वजह से भी डिप्रेशन में रहने लगते हैं। कुछ बच्चे क्या है कभी किसी एग्जाम में फेल हो जाते हैं, तब पिछले एग्जाम में अगर फेल हो गए तो उसमें भी जो डिप्रेशन हो पाता है। और आपने देखा होगा आज की डेट में जो डिप्रेशन है बहुत बड़ा टॉपिक बन चुका है। और हाँ, बिल्कुल बात होनी चाहिए। हर एक फील्ड में डिप्रेशन को, एक व्यक्ति में डिप्रेशन एक बहुत बड़ा आपका फैक्टर है। अगर बच्चा या कोई भी व्यक्ति अगर डिप्रेशन में है या डिस्थीमिया में है तो उसकी जो पूरे के पूरे जीवन पर प्रतिकूल अभाव पड़ता है। इसमें क्या जो उसकी जो दिमाग की जो व्यक्ति के जो दिमाग में जो मन स्थिति है वो हमेशा निम्न रहती है। उसे लगता है कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। उसी प्रकार आपने देखा होगा सुशांत सिंह राजपूत जो एक बेहतर एक्टर थे, उभरते हुए सितारे थे, उन्होंने भी अपने डिस्थीमिया यानी गंभीर तनाव के कारण उन्हें लगता है कि मेरा भविष्य खराब हो चुका है, मैं आगे क्या करूंगा, उसे उन्होंने सुसाइड कर लिया। तो ये क्या है, डिस्थीमिया बहुत भी बड़ी गंभीर बीमारी है जिसमें क्या है बच्चे को उसके टीचर के द्वारा, उसके माता पिता के द्वारा समय समय पर गाइडेंस करने की आवश्यकता है कि उसमें कोई मानसिक तनाव तो नहीं है, किस प्रकार का उसे डिप्रेशन तो नहीं है, अगर है तो क्यों है, उसे सुधार करने की जरूरत है। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है आपका अधिगम आवश्यकता के बारे में। नेक्स्ट है आज का डिस्मोर्फिया। डिस्मोर्फिया ऐसा मेंटल विभाग है उसमें जो क्या आदमी को क्या भ्रम हो जाता है कि उसके शरीर के जो कुछ भाग हैं छोटे हैं या पूर्ण है। बहुत से लोगों ने देखा होगा वो अपने हाथों को बार बार देखते रहते हैं कि उनके जो हाथ हैं वो छोटे हैं। कभी कभी उन्हें लगता है कि जो उनकी हाइट है वो कम है, कभी लगता है उनके जो पैर हैं वो दूसरों के जो कंपैरिजन में छोटे हैं। तो ऐसा भी एक जो विकार होता है इस प्रकार का, उसे डिस्मोर्फिया कहा जाता है। ये वह अपने शरीर के विभिन्न अंगों की जो तुलना होती है वो अन्य लोगों से करने लगते हैं। इस प्रकार उसके जो प्रभाव होता है अधिगम में वो क्या प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। देखो, मनुष्य को आपकी प्रकृति ने बनाया है, जैसा बनाया है वो बेहतर बनाया है, तो हमेशा अपने आप को बेहतर मानना चाहिए, बिल्कुल सही मानना चाहिए। किसी दूसरे लोगों को देख के अपने आप को कभी भी डिमोटिवेट नहीं करना चाहिए कि उसकी हाइट ज़्यादा है, मेरी हाइट कम है, उसके हाथ बड़े हैं, मेरे छोटे हैं, तो इस प्रकार का नहीं करना चाहिए। और इस प्रकार की जो बीमारी होती है डिस्मोर्फिया कहा जाता है। आइए अब पढ़ लेते हैं एक शॉर्ट फॉर्म में किस किस प्रकार की होती है। अफेजिया भाषा संप्रेषण अधिगम आवश्यकता होती है। दूसरा डिसकैलकुलेसिया पाठन संबंधी विकार होता है। फिर होता है अलेक्सिया मस्तिष्क में किसी प्रकार क्षमता के कारण जो पढ़ने में अक्षमता होती है। फिर अफ्रेक्सिया, अफ्रेक्सिया एक शारीरिक लिखा जो विकार होता है, उसमें लिखने चलने टहलने में आपकी प्रॉब्लम होती है। उसी प्रकार आपकी डिसग्राफिया, इसमें क्या लिखने संबंधी आपकी विकार होता है। फिर डिसकैलकुलेटिया आपके जो अंगणित यानी गणित संबंधी जो अधिगम आवश्यकता होती है। डिस्थीमिया, डिस्थीमिया में क्या होता है आपका गंभीर तनाव की स्थिति होती है। फिर होता है डिस्मोर्फिया, डिस्मोर्फिया एक मनोवैज्ञानिक विकार है, मेंटल ऑर्गेनिज्म, जिसमें कि आपका शरीर के अंगों को छोटा या अपूर्ण होने का आपको भ्रम हो जाता है। तो ये बिल्कुल आपको बिल्कुल एक न एक आपको हमेशा आपको इसमें से आपको एक क्वेश्चन जरूर मिलता है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो है, बिल्कुल अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप वीडियो को दोबारा देख लीजिए। आइए अब चलते हैं इससे रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पर जो प्रीवियस में पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो पूछा गया था आपका दिसंबर 2019 के पेपर फर्स्ट में, पठन वैफल्य बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या होते हैं। पहला है न्यून अवधान विकार, दूसरा है अपसारी चिंतन यानी पढ़ने में धारा प्रवाह, तीसरा ऑप्शन है धारा प्रवाह पढ़ने में अक्षमता है, और चौथा है एक ही गतिविषयक कार्य को बार बार दोहराना। तो इस प्रकार के जो बच्चे होते हैं उसमें धारा प्रवाह पढ़ने की जो अक्षमता होती है। तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका, जो ये आपका क्वेश्चन आया था दिसंबर 2019 के पेपर 2 में आया था, यानी एक क्वेश्चन आपका आता ही आता है, मोस्ट इंपोर्टेंट आपका टॉपिक है। तो सभी लोग बिल्कुल ध्यान से इस वीडियो को जरूर देखें। पहला है एक विद्यार्थी
कक्षा में निम्नलिखित लक्षण प्रदर्शित करता है। पहला है पढ़ने के प्रति उसमें चिंता होती है। दूसरा, शब्दों और अक्षरों को पहचानने में कठिनाई होती है। तीसरा, वह निम्न स्तरीय शब्दकौशल होती है उसमें। और चौथा, पढ़े हुए पाठ को समझने और याद रखने में कठिनाई होती है। तो यह किसके सूचक हैं? पहला है एक स्वयंलीन विद्यार्थी के, दूसरा है एक सृजनात्मक विद्यार्थी के, तीसरा है अधिगम आवश्यकता वाले विद्यार्थी के, और चौथा है मानसिक क्षति वाले विद्यार्थी के। तो मैंने आपको इसी चैप्टर में पढ़ा दिया है। जो इस प्रकार की जो अक्षमताएं होती हैं वो अधिगम आवश्यकता कहला जाता है। तो इसलिए तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 3, और ये जो पूछा गया था जुलाई 2019 के पेपर फर्स्ट में पूछा गया था। निम्नलिखित में से कौन सा स्तंभ का के बच्चों को स्तंभ खा के उनकी प्राथमिक विशेषताओं के सही मिलान को करता है? सबसे पहला है आपका प्रतिभाशाली, प्रतिभाशाली है आपका। दूसरा ऑप्शन है अधिगम आवश्यकता। अधिगम आवश्यकता मैं आपको बता ही चुका हूं। सबसे पहले हमें जो आता है उसका मैचिंग कर लेना चाहिए। तो इससे क्या है, आपको बिल्कुल सही, आपको करेक्ट आंसर पहचानने में बिल्कुल मदद होती है। इसमें आपका धारा प्रभाव में कमी, मूल संख्या के विचार में आसानी से विचलित होने की। तो अधिगम आवश्यकता क्या होती है? धारा प्रभाव पढ़ने में आपकी कमी होती है। तो दूसरे का हमेशा आपका क्या है? दूसरे का ए है। तो दूसरे का ए किस किस में है? इसमें नहीं है आपका, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो केवल एक ही में है, सेकंड ऑप्शन में। तो सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। उसी के साथ साथ मैं आपको और बता देता हूं कि जो आपके प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं? जल्दी स्वतंत्रता से और शीघ्रता से सीख जाते हैं। तो इसलिए इसका चौथा ऑप्शन सही है। और जो रचनात्मक बच्चे होते हैं वो मूल संसाधनों के बारे में सोच सकते हैं कि कैसे जो कोई भी आपकी प्रक्रिया बनी है वो किस प्रकार से बनी है। तो इसलिए इसका तीसरे का बी होगा। और उसी के साथ अवधान कमी, अतिशिक्षता जो व्यतिक्रम होता है कि मतलब बच्चे आसानी से जो उसका जो ध्यान है वो भटक जाता है। तो इस प्रकार के जो उसमें किस में होता है? तो आसानी से विचलित होने की आदत होती है। तो इसलिए दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है और आपको ये बिल्कुल याद रखने होंगे। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर आपका 4, ये भी आपका जुलाई 2019 के पेपर फर्स्ट में पूछा गया था। यानी जुलाई 2019 के पेपर फर्स्ट में आपके 2 क्वेश्चन आए थे। तो ये ध्यान रखना, इस बार भी जुलाई है तो 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। तो मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो है। क्वेश्चन कहता है दृश्य रूप से बाधित विद्यार्थियों के साथ कार्य करते समय शिक्षक को किस प्रकार के अनुदेशन अनुकूलन करने चाहिए? पहला, स्पष्ट दृश्य रूप से बाधित बच्चे हैं तो किस प्रकार करेंगे? पहला है स्पष्ट रूप से बोलना तथा छूकर महसूस करने वाली सामग्रियों का अधिक मात्रा में प्रयोग करना चाहिए। जो अध्यापक है उसे किस प्रकार की सामग्रियों का उपयोग अधिक मात्रा में करना चाहिए? दूसरा ऑप्शन है कई प्रकार के दृश्य स्थितियों के प्रयोग करना चाहिए। तीसरा है स्वयं अभिविन्यास करना ताकि विद्यार्थी उसे ध्यान से देख सके। और चौथा ऑप्शन है अनेक प्रकार के लिखित कार्यों, विशेष रूप से वर्कशीट को ध्यान केंद्रित करना। अगर आप लिखित कार्य देंगे तो बच्चा क्या है, ये आपका अधिक रूप से अनेक प्रकार से लिखित कार्य देना आपका गलत है। और आपका स्वयं करना और ध्यान से देख सकेंगे, भैया दृष्टि रूप से बाधित बच्चे हैं तो देख तो पाएंगे नहीं। उसी प्रकार इसमें भी क्या दृश्य आप प्रस्तुति का प्रयोग करोगे तो इसमें भी नहीं देख पाएंगे। तो दृश्य रूप से जो बाधित बच्चे हैं उन्हें ऐसे स्पष्ट रूप से बोलना चाहिए उनके सामने, और ऐसी जो सामग्रियों का प्रयोग करना चाहिए जिन्हें छूकर महसूस करने वाली सामग्रियों का अधिक मात्रा में प्रयोग करना चाहिए। इसलिए पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 5, अधिगमकर्ताओं एवं उनकी प्राथमिक विशेषताओं के मिलान युग में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? इसमें जो कुछ मिलान दिए गए हैं कौन सा सही है ये देखना है। पहला है श्रव्य क्षतिग्रस्त जो अधिगमकर्ता होता है उसे क्या प्रॉब्लम होती है? दृश्य सूचनाओं को समझ नहीं पाते। भैया श्रव्य की बात की जाए तो दृश्य से इसका मिलान नहीं होगा, तो इसलिए ये वाला आपका गलत हो गया। दूसरा, पाठन अक्षमता अधिगमकर्ता में धारा प्रभाव पढ़ने और लिखने में कमी होती है। हाँ, ये बिल्कुल सही है। तीसरा है सृजनात्मक अधिगमकर्ता अतिशीघ्र कार्य को पूरे करने में धीमे। सृजनात्मक जो बच्चे होते हैं वो कार्य को बहुत अच्छी तरीके से और जल्दी कर लेते हैं, तो ये भी आपका गलत है। अधिगमकर्ता जो अवधानात्मक कमी अभिकर्ता उच्च अभिप्रेरणा लंबे समय तक अवधान बनाए रखते हैं। जो अवधानात्मक जो कमी अभिकर्ता होते हैं उनका जो अवधान को लंबे समय तक नहीं बनाए रख सकते, तो इसलिए तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो इसलिए दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, ये आपका पूछा गया था दिसंबर 2018 के पेपर फर्स्ट में।
अलग अलग सोच रखने वाले पैटर्न उन विद्यार्थियों की पहचान करते हैं जो विकलांग हैं, डिलेक्सिक हैं, सृजनात्मक हैं, प्रत्याशी हैं। तो जो अलग अलग पैटर्नों की खोज रखते हैं, तो इस प्रकार के जो बच्चे होते हैं वो प्रत्याशी बच्चे होते हैं। तो चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और आपने हमारे ज्ञान मंदिर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे ज्ञान मंदिर चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।